Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। एक तो आपको अपना बहुत ख्याल रखना ज़रूरी है। आजकल कुछ ऐसे जो इस मौसम में कॉमन होते हैं, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा वायरल इन्फेक्शंस जो हैं वो फैली हुई हैं, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ हमारी जनरल फिजिशियन डॉक्टर रुबीना मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप डॉक्टर साहिबा? थैंक यू जी, आई एम गुड, थैंक यू। अच्छा, मुझे बताइएगा ये क्या है मंकी पॉक्स? ये क्यों इतना हम मतलब इसकी हाइप सुन रहे हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू स्टार्ट विद कि वी डोंट हैव टू स्ट्रेस आउट टू मच अबाउट इट। मंकी पॉक्स एक नया वायरस नहीं है, ये काफ़ी पुराना है और इसकी अक्सर ऐसी वबा आती है 2017, 2021, इवन लास्ट ईयर। तो ये इट कम्स एंड थैंकफुली अल्लाह का बड़ा करम है कि ये वायरसेस म्यूटेट फिर कर जाते हैं, फिर ये खुद ही फिजल आउट कर जाते हैं। ठीक है। सैडली दिस लाइक अदर वायरसेस हैज़ ऑल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम अफ्रीका। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो दो बातें हैं वो ये कि अगर आपने अफ्रीका ट्रैवल किया या आपका डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ विद समबडी हु हैज मंकी पॉक्स, आपको मंकी पॉक्स नहीं हो सकता। तो स्टॉप फ्रीकिंग आउट। क्योंकि अक्सर होता है ना, लोग कहते हैं कि हम सारा वक्त घर में बैठे रहते हैं, हम कहीं बाहर नहीं निकलते, कुछ नहीं करते, पर ये एक दाना मंकी पॉक्स तो नहीं है। सो देन आई हैव टू रीअश्योर देम कि भाई अगर आप घर से बाहर ही नहीं निकले तो आप मंकी पॉक्स कहाँ से लेकर आएंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसको लाइटली भी नहीं लेना चाहिए। देयर आर सम एहतियाती तदाबीर दैट एनीबडी कैन डू, जो सब कर सकते हैं। ये ड्रॉपलेट्स के जरिए जाता है तो मास्क पहने, क्लोज फिजिकल कांटेक्ट के जरिए जाता है तो अगर कोई वैसे बीमार है, कोई ऐसी वबाई बीमारी है, जिल्द का मसला है और आपको लग रहा है कि वो ऑब्वियसली इल है, तो उनसे दूर रहें, उनके बहुत करीब ना जाएं, बहुत ज़्यादा टाइम उनके साथ ना गुजारें। एंड ट्रैवल, अफ्रीका ट्रैवल राइट नाउ इज़ रिस्की बिजनेस। बिल्कुल सही। लेकिन जैसे आपने कहा कि वो जनरल सिम्टम्स बीमारी के क्या हैं जिसको देखें, क्या स्नीजिंग, स्निफिंग, बुखार, ऐसे लोगों से भी हमने एहतियात करनी है या फिर ये कि मतलब आइडियली फॉर द थिंग इज आइडियली जब किसी को फ्लू या कोई वायरल हो तो उनको चाहिए, वो जो पेशेंट हिमसेल्फ शुड बी केयरफुल कि वो किसी और से ना मिले। क्योंकि बजाय इसके कि सारे हम यूं बैठे रहे खुदबीन लेके कि कौन किसको बीमार है, कहाँ से पकड़ा जाएगा, इस पेशेंट को खुद इतनी सेंस होनी चाहिए कि अगर मैं बीमार हूँ, अगर मुझे कोई भी वायरल चल रहा है तो मैं आई स्टे एट होम, मैं मास्क पहनूं, मैं अपना भी ख्याल रखूं। नहीं करते ना लोग। नहीं, दैट्स ट्रू। तो वो तो बस में भी जो लोग बैठे होते हैं वहाँ पे भी ओपन स्नीजिंग कर रहे हैं। अच्छा, फिर आपके बिल्कुल पास आकर, बिल्कुल इतने क्लोज डिस्टेंस पे कि आपको बाकायदा आप कहना पड़ता है कि यार प्लीज। सो जब कोरोना आया था तो देन एवरीबडी यूज्ड टू लाफ कि यू नो इफ यू वांट टू डैब सो यू शुड स्नीज लाइक यू डैब। तो जब अगर आपने स्नीज करना है तो अपनी एल्बो में स्नीज करें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये रूल नंबर 1 है। हाथों में ना स्नीज करें, क्योंकि वही जाके हाथ आपने आगे मिलाना है, किसी से अपने मुंह पे टच करना है, किसी बच्चे को उठाना है गोद में, तो हाथों में भी स्नीज ना करें। मास्क पहने, मास्क नहीं पहना हुआ तो एल्बो में आप स्नीज करें। और दूसरी बात है कि अगर बीमार हैं तो घर पे रहें, अपना भी ख्याल रखें और प्रिवेंट करें औरों को बीमार करना। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इन कांटेक्ट में नहीं है तो आपको हवा से नहीं लग सकता, You चलते can फिरते get it. नहीं लग सकता। You can get it from droplet, लेकिन it has to be close physical contact, जिसकी बड़ी close? So उसकी बड़ी clear description है। 15 मिनट की conversation at 2 arms length, तो आपके बाजू की डबल लेंथ और 15 मिनट की कन्वर्सेशन। So keep everybody at arm's length. Exactly. किसी के ज़्यादा करीब ना जाए, किसी के ज़्यादा करीब ना जाए। अच्छा, ये तो हो गया मंकी पॉक्स के हवाले से। लेकिन मुझे ये बताइए कि आजकल हर बंदा इतनी जल्दी डायबिटीज़ का शिकार हो रहा है। आप भी अभी मेंशन कर रहे थे, हम ब्रेक में यही बात कर रहे थे कि प्री डायबिटिक फेज जो है वो अब मतलब लेट 20s अर्ली 30s में भी शुरू हो रहा है। What's happening is I think फरा people are not taking it seriously. लोगों के ख्याल में ये होता है कि हम जवान हैं, एक तो जवानी में everybody is invincible, तो उनको लगता है कि जी जो भी होगा बर्दाश्त तो कर लेगा जिस्म, which is true, जो कि सच बात है कि जवानी में एक हीलिंग पावर अच्छी होती है, तो अगर खुदा ना करे कोई बीमारी हो तो जल्द ठीक भी हो जाती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हेल्थ, फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप, डाइट, चारों चीज़ों को कोई ख्याल नहीं रख रहा है। लोग लेट नाइट जागते हैं, सुबह देर से उठते हैं, या अगर लेट नाइट जाग रहे हैं सुबह काम पे जाना है तो जल्दी भी उठ रहे हैं। आइदर वे आपकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है, तो दैट इज अनहेल्दी। योर बॉडी हैज टू रिपेयर एंड हील, तो वो हीलिंग और रिपेयरिंग होती ही सोने के दौरान है। अच्छा, बेवक्ता सोने का भी कोई फायदा नहीं होता। सिमिलरली डाइट बहुत खराब है हमारी। वी ईट हेल्दी टू लूज वेट, वी डोंट ईट हेल्दी टू स्टे हेल्दी। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट हैज टू चेंज। बल्कि अब तो ये हाल हो गया कि अगर कोई हेल्दी खाना खा रहा है तो लोग उसको कहते हैं यार बीमार हो, खैरियत है, बोरिंग हो, कि डॉक्टर ने मना किया खाने से। मतलब वो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि जी किसी का कि जी आप सिर्फ सब्जी खाएं या दाल खाएं। एग्जैक्टली, दाल, सब्जी, होम कुक्ड खाना, आपका सालन, रोटी इज एक्चुअली क्वाइट गुड, क्वाइट डिसेंट। लेकिन वो शॉर्टकट ईटिंग बहुत शुरू हो गई है। हम सब बिजी हैं, हम सबके लाइफस्टाइल्स बिजी हैं। अ लॉट ऑफ अस आर डूइंग 2 जॉब्स।
मतलब एटलीस्ट यू एंड आई वी आर डूइंग वन जॉब विच इज आवर जॉब एंड सेकंड जॉब विच इज आवर होम जॉब. सो आइदर वे हर बंदे की 2 नौकरियां तो हैं ही हैं, और कुछ लोग 2 से ज्यादा कर रहे हैं. हाँ, बंदों की नहीं, खवातीन की. कुछ लोग 2 से. दैट इज ट्रू. लेकिन मर्दों का स्ट्रेस फैक्टर हम इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज हमारी जो वर्क एनवायरनमेंट्स आर सो टॉक्सिक. सो एक तो ये रिक्वेस्ट है कि हम एक दूसरे के लिए जो आसानियां पैदा करें, वो यही है कि जितनी एक दूसरे की जिंदगी को थोड़ा आसान कर सकें वो तो कर दें. पहले ही बहुत मुश्किल है. हाँ. मेरे पास जो अक्सर पेशेंट आते हैं, मैंने एक डेमोग्राफिक मेल में जो देखा, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया. मेल में ये देखा है कि देर फुल ऑफ देम सेल्फ, कि वो बड़ा प्राउडली बताएंगे आपको कि जी मैं तो 12 घंटे काम करता हूँ, मैं तो जी सुबह शुरू होता हूँ 9 बजे, रात के 9 तक काम करता हूँ. एंड मैं मतलब आई गेट वेरी अपसेट विद दिस कि ये इसमें कोई प्राउड या कोई खुशी की बात नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ ये नजर आ रहा है एज अ डॉक्टर और आपका जनरल फिजिशियन कि आप अनहेल्दी हैं, कि आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं. अच्छा, तो सिर्फ यही बात है कि जिनकी वजह से आपको इतनी जल्दी डायबिटीज़ हो जाती है और आप प्री डायबिटिक फेज में चले जाते हैं, ये है क्या, और ये क्या इलामात है जिनमें से हमें समझ लेना चाहिए कि यार अब आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं, आपको डायबिटीज़ जो है वो हो जाएगी. वो ये नहीं देखेगी कि आप 50 के होंगे तो होना है. एग्जैक्टली. एक तो पहली बात, ये नंबर्स झूठ नहीं बोलते. तो सबसे ज़्यादा तो पेशेंट को तब शॉक लगता है जब वो रिजल्ट लेके मेरे पास आते हैं, और जब मैं उनको कहती हूँ हाँ यही रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन है, दे आर लाइक नहीं ये तो झूठ होगा, पिछले हफ्ते आम बहुत ज़्यादा खाए हैं इस वजह से ऐसा हो गया. एंड देन आई हैव टू सिट देम डाउन एंड एक्सप्लेन टू देम कि नहीं, जैसे HbA1c जो आपका ब्लड टेस्ट है वो 3 महीने की शुगर की समरी है. सो दैट इज अ वेरी रिलायबल टेस्ट. अगर आपको क्विक टेस्ट चाहिए, जल्दी से आपको जवाब दे, आप अपना HbA1c कराएं. ये सिंपल सा टेस्ट है, आपकी हर लेबोरेटरी में होता है. HbA1c अगर प्री डायबिटिक रेंज में बिटवीन 5.8 एंड 6.4, देन यू हैव टू टेक इट सीरियसली. आपका जो लबालब है वो हर साल 3 से 5% कम करेगा प्रोडक्शन इंसुलिन की. ठीक है. सो बेसिकली मैथ्स जो है एडअप करता है, वो झूठ नहीं बोलता है. आप डिक्लाइन करेंगे ही करेंगे स्टडीली, क्योंकि आपकी डाइट अगर चेंज नहीं होगी तो आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हैं, आपका इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है. अब आपकी बॉडी वो जब बनाई जा रही है, किसी पॉइंट पे आके तो उसने कहना बस भाई मेरी बस हो गई है. ठीक है. सो पैंक्रियाज या लबलबे का जो एक डिसफंक्शनिंग है वो प्रॉब्लम. अब क्या करें, क्या खाएं कि जिसके साथ हम कम से कम, अगर ख़ानदान में शुगर है और अगर आपको भी लग रहा है कि आप बहुत जल्दी उस फेज में जा रहे हैं, तो आप इसको डिले कर सकें और ज़्यादा देर सेहतमंद रह सकें. एंड थकावट, एक कॉमन सिम्टम जो इसका होता है, फटीग, लेथर्जी, थकावट जो है वो प्री डायबिटीज़ का सिम्टम होता है. टायर्डनेस ब्लड्स की ये स्क्रीनिंग में शुमार होती है. तो उसके खाने की आपकी बात बड़ी सिंपल है. एक सिंपल रूल बना लें, और अगर ये रख लेंगे, और बहुत मुश्किल है ये करना, नो एडेड शुगर. ठीक. किसी किसी चीज़ में अगर ऊपर से चीनी, शक्कर, एनी फॉर्म ऑफ शुगर डल रही है, ब्राउन शुगर, व्हाइट शुगर, नीली पीली काली जो मर्जी शुगर, अगर आप ऊपर से चीनी डाल रहे हैं, दैट्स कॉल्ड एडेड शुगर. तो आप एडेड कैलोरीज खा रहे हैं, ये आपकी बॉडी नहीं प्रोसेस कर सकती. नेचुरल शुगर ऑलरेडी हर चीज़ में होती है, आपकी रोटी में, आपकी चावल में, आपकी आलू, पोटैटोज फॉर एग्जांपल, वी लव पोटैटोज, हम तो है ही आलू ईटिंग नेशन, एज वेल एज योर फ्रूट्स. तो नेचुरल शुगर दुनिया में जब इतनी ज़्यादा आपको मिल रही है, आपकी बॉडी कंज्यूम कर रही है, आप उस पर एडेड शुगर नहीं डाल सकते. तो फर्स्ट रूल इज नो एडेड शुगर. मतलब हर तरह का स्वीट खाना छोड़ दें. ओके, सो इंडल्ज इन इट, बट इन वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट्स एंड वेरी ओकेजनली. ठीक है. मतलब हैविंग अ डिजर्ट एवरी नाइट इज एन एब्सोल्यूट नो नो. सो इफ यू आर डूइंग दैट, तो आप अपना टेस्ट करें, खुद अपने आप से पूछें. डिजर्ट को डिजर्ट की तरह इस्तेमाल करें ना, वेरी रेयरली, स्मॉल क्वांटिटी, सेलिब्रेशन जब कभी. एंड लिक्विड कैलोरीज जो लोग भूल जाते हैं, लिक्विड कैलोरीज हम ना उसको कैलोरीज काउंट ही नहीं करते. सो आपका जो स्मूदी, आपका जूस, आपका कॉफी विच हैज एनीथिंग फ्लेवर इन इट, ये सारी आपकी शुगर्स हैं. सो दिस आर ऑल एडेड शुगर. आई एम गिल्टी ऑफ इट. मतलब आई नो, आई ट्रीट माई सेल्फ एवरी फ्राइडे. मैंने रूल बनाया कि फ्राइडे को एक कॉफी पीनी है. अब वो ये कि आई लुक फॉरवर्ड टू इट ऑल वीक, आई विल नॉट लाई, एंड इट्स माई हैप्पी मोमेंट. बट ब्लैक कॉफी इसमें नहीं आएगी. नहीं. सो दिस चाय पीनी है तो अगर काली चाय पी लें तो वो भी इसमें नहीं आएगी. एब्सोल्युटली फाइन. इवन अगर दूध भी डाल लें थोड़ा सा, लेकिन चीनी ना डालें तो भी ठीक है. एब्सोल्युटली. और क्या हर एक को फिर अगर उसको मिठास अच्छी लगती है तो फिर क्या वो एडेड, वो जो आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स हैं उनकी तरफ जाए? सो आई एम नॉट अ वेरी बिग बिलीवर ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स. आई हैव नेवर हैड देम. आई नो कि अगर कोई बहुत डेस्परेट है तो इट्स लेसर ऑफ द टू इवल्स. लेकिन उसकी भी बाद में रिसर्च आती रही. वी हैव बीन गोइंग राउंड एंड राउंड इन सर्कल्स. पहले किसी ने कहा कि बहुत अच्छी है जिंदगी हमारी, बड़ी सुखी हो जाएगी. Then a lot of research came out कि no, that can cause other problems with your liver. तो इसलिए बस moderation. I think the key word is moderation. ठीक है. सो सिर्फ ये करने से, और मतलब इसमें हम एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जिसको हमने टच तो किया कि एक्सरसाइज एंड मतलब फिजिकल वर्क किसी भी तरह का आप ये करेंगे तो फिर आप बच सकते हैं. आप शुगर से. So I am a very avid athlete. I exercise, work out 6 days a week for the last 20-30 years. I've lost track now. I always did. I was always a sports person. Having said, इसीलिए मैं ये बात जो करूँगी आपको सीरियसली लेनी है. Having said that, 70% of it is your diet.
इट्स अ 70-30 रेशो। इसका ये मतलब नहीं, यू नो इफ आई वर्क आउट फॉर, मैं अगर पिछले 25 सालों से एक्सरसाइज कर रही हूँ तो मैं कभी नहीं कहूँगी आप ना करें, लेकिन आप ये जरूर रियलिटी चेक रखें कि आपकी डाइट का बहुत स्ट्रांग रोल है। लेकिन फिर भी एक्सरसाइज जो नाइस गाइडेंस, जो हमारी इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, वो कहती हैं कि 45 मिनट्स ऑफ वर्कआउट 5 days a week इज इनफ फॉर यू टू स्टे हेल्दी। ठीक है। अब अगर मैं लोगों को अक्सर ये कहती हूँ कि आप टारगेट को ना दिमाग में रखें, बिकॉज समटाइम्स इट गेट्स टू मच ना, कि यार हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करनी है, 45 मिनट करनी है। आप 7 मिनट से स्टार्ट करें। इफ यूर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, आप गूगल करें, यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें 7 मिनट वर्कआउट। आफ्टर लिटिल वाइल, 3-4 हफ्ते के बाद आपका खुद दिल करेगा कि मैं वो 7 मिनट वर्कआउट 2 दफा कर लूँ, 10 कर दूं, 10 कर दूं, 15 कर दूं, 20 कर दूं। 20 मिनट्स का तो पता भी नहीं चलता फरा। 20 मिनट्स तो हमें लिटरली बैठ के, मतलब बाल सेट करने में, देखने में, ये उसमें लग जाते हैं। तो 20 मिनट्स इज नॉट इवन 1% ऑफ आवर डे। एंड यू टॉकिंग अबाउट ये जो हम मतलब ट्रेडमिल कर लेते हैं या स्टेशनरी साइकिल रखी हुई है कुछ लोगों ने, टीवी देखते हुए अपनी फेवरेट कुछ बात सुनते हुए, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इज बेटर देन नो एक्सरसाइज। इवन स्टेप्स, मैं बहुत अरसे तक बड़ा स्टेप्स के खिलाफ होती थी। मैं लोगों को कहती थी अच्छा वॉक इज नॉट एक्सरसाइज, यू हैव टू डू हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स टू गेट अ रियली गुड रिजल्ट। लेकिन देन आई रियलाइज कि नॉट रियली। आई थिंक एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इज गुड। अगर आप सिर्फ वॉक करते हैं तो आप अपने स्टेप्स काउंट करें। सो आप अपने नॉर्मल वर्किंग एक्टिव डे में देखें आपके कितने स्टेप्स हैं। तो इससे आपके 4,500-5,000 स्टेप्स हैं ना नॉर्मल वर्किंग डे। यू हैव टू बी एमिंग फॉर डबल दैट। सो आपकी एक्सरसाइज वॉक विल बी अनदर 5,000 स्टेप्स। ठीक है। डोंट स्टार्ट 5,000 डे 1, ऐसा ना शुरू करें। इंसानों की तरह अपनी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें। 1000 स्टेप बढ़ाएं, 5 से 6 कर दें, 6 से 7 करें, 7 से 8 करें। अच्छा, जो पेशेंट्स आपके पास रिपोर्ट कर रहे होते हैं जिनको जल्दी डायबिटीज हो रही होती है, क्या कॉमन फैक्टर्स हैं इन बातों के अलावा जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, जो आप समझती हैं? एथनिसिटी प्लेज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल। आई थिंक द चेंजेस भी, मैं पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रही हूँ, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो ये रियलिटी चेक मुझे भी हुआ, मुझे अपनी प्रैक्टिस भी चेंज करनी पड़ी। मतलब मैं इंग्लैंड में शायद इतने ढेर सारे ब्लड टेस्ट इतने यंग लोगों में ना भी करवाऊँ, लेकिन यहाँ पे मुझे करवाने पड़ते हैं और रिजल्ट भी आता है आगे से। सो एथनिसिटी plays a very strong role. Genetics, family history plays a very strong role. Asian हमें विरसे में जो चीज़ मिली है कुछ चीज़ों के अलावा, वो एक ये है, हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज इज कॉमन। अल्लाह का करम था कि फॉर अ लॉन्ग वाइल वी वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम कैंसर, क्योंकि हम अनप्रोसेस्ड फूड मतलब प्रोसेस्ड फूड कम खाते थे, आवर डाइट वाज बेटर। अब सैडली एशियंस आर आल्सो गेटिंग कैंसर्स। तो अब वी आर एट द, आई थिंक द रॉन्ग एंड ऑन बोथ फ्रंट्स रियली नाउ। ठीक है। अच्छा, एक और मसला जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, दैट इज शिंगल्स, कि आप कहनी थी कि वो भी बहुत कॉमन है। पहले तो हमें इसके बारे में बताइए कि होता क्या है और क्यों होता है। सो दिस इज द सेम वायरस एज लकड़ा ककड़ा। सो चिकन पॉक्स का जो वायरस है, व्हिच इज कॉल्ड द herpes zoster virus, the same virus which also cause the monkey नहीं, pox. so that's different. Monkey pox virus is mpox virus, ठीक है। और chicken pox virus is the shingles virus और the varicella virus। जो varicella virus है, जब आपको जिंदगी में जब भी चिकन पॉक्स हुआ, ये आपकी बॉडी में स्टोर्ड रहेगा। भले बचपन में हुआ है। भले बचपन में हुआ। अच्छा। ये दिस इज पार्ट ऑफ यू नाउ। तो और जब अगर नहीं हुआ, then you're fine, then you're protected, then you've not been exposed to that virus. That virus when it's stored in your body, ये बॉडी में डोरमेंट फॉर्म में रहता है, यानी कि ये बिल्कुल क्वाइट है। लेकिन जब आप रन डाउन हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, यानी कि जो हमारे एल्डरली होते हैं फॉर एग्जांपल, या जो हमारे स्ट्रेस्ड आउट पेशेंट्स हैं, या पीपल हु नॉट ईटिंग वेल एक्सेट्रा, या कैंसर पेशेंट्स में, ये फिर उन सिचुएशन में ये होता है कि ये वायरस ट्रैवल्स वाया नर्व रूट और आपकी स्किन पे आके इरप्ट करता है ब्लिस्टर्स में। ठीक है। वो ब्लिस्टर्स कन्फाइंड होते हैं एक ही एरिया में, वो नर्व डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। वो आपका स्ट्रेसफुल फैक्टर नहीं है। फैक्टर ये कि दर्द होती है उस पर्टिकुलर वायरस में, आप लेथार्जिक, सारे वायरल वाले सिम्टम्स आपको होंगे, प्रोड्रोम, लेथर्जी, वो सब होगा। बुखार भी शायद हल्का हल्का हो, शायद ना हो, लेकिन वो ब्लिस्टरिंग रैश अगर है, अगर पानी से भरे हुए दाने हैं, आप जाके फ़ौरन अपना तिबी मुआयना करवाएं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मरीज़ कमरे में घुसता है एंड आई नो इंस्टेंटली दे हैव शिंगल्स, क्योंकि वो उनकी शक्ल और उनका पोस्चर बता रहा होता है। अच्छा। देयर इन सच एक्सक्रूशिएटिंग पेन। आई हैव सीन पेशेंट्स जो कि मैंने बाकी अपने पूरे करियर में नहीं देखा था, पाकिस्तान आके देखा, वो डिसेमिनेटेड शिंगल्स था। ये वायरस कभी एक स्किन एरिया से बढ़ता नहीं है। दैट पेशेंट हैड इट हेड टू टो। And the reason was? Because they are so severely immunocompromised that वो इतना overwhelm कर गया। अब ये immunocompromise, एक तो आपने बताया कैंसर पेशेंट हो गए, बूढ़े लोग हो गए, जवान लोग क्यों immunocompromised? This is the reason why I want to talk about this today, and I'm so glad you brought it up. I have been seeing youngsters 20s, 30s, 40s, 50s. I consider everybody below 60 as young. So they've all been affected by it. हमारे यहाँ बाहर के मुल्कों में 65 के बाद इसकी वैक्सीनेशन होती है, which is compulsory, ताकि इनको प्रोटेक्ट कर सकें।
सो बेसिकली बिलो दैट एज हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते, इसका इंसिडेंस इतना नहीं है। और यहाँ पे आई एम सीइंग अ पेशेंट नाउ नियरली एवरी वीक, इफ नॉट एवरी 2 a week। सो आई वाज आल्सो सरप्राइज कि ये क्यों हो रहा है। एंड देन मोर ऑफन देन नॉट जब मैं थोड़ा सा पेशेंट के साथ टाइम गुजारूँ और उनसे थोड़े से सवाल करूँ, तो सबका कॉमन थीम यही होता है कि जी हम अपना ख्याल नहीं रख रहे थे, खा पी सही नहीं रहे थे, सो नहीं रहे थे, ओवरवर्क थे, एक्सट्रीमली टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट। यप ठीक। यप अच्छा, अब ये स्ट्रेस एक कॉमन फैक्टर है जो हमें हर जगह पर किसी न किसी तरह से रोल प्ले करते हुए दिखाई देता है। और स्ट्रेस से कोप करने के लिए बीइंग जनरल फिजिशियन बहुत सारे लोग बाज़-औक़ात कुछ मेडिसिन का सहारा लेते हैं कि उन्हें लगता है कि इससे वो रिलैक्स हो जाएंगे, इससे उन्हें नींद आ जाएगी। आप लोग भी लिख देते होते हैं अगर ज़रूरत पड़े। तो आप बताइएगा कि हाउ टू डील एंड कोप विद स्ट्रेस। सो विद एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, 3 different things। यू हैव टू रिमेंबर दिस कि ये उसी तरह है जो मैं बड़ी अच्छी नॉलेज देती हूँ। अगर आपका कोई मरीज, आप अभी किसी को यहाँ पे गिरता है, उसकी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई सर फट जाता है, कोई हड्डी टूट जाती है, आप उसको ये कहेंगे कि बस इस पे दुआ फूको, फूका मारो, ये पानी पियो, एक्सरसाइज करो, ये ठीक हो जाएगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट। ऑब्वियसली आपने उसको डॉक्टर के पास लेना है, आपने वो जो सर फटा है उसको स्टिच करवाना है, बंडी पट्टी लगानी है, वगैरह वगैरह। तो इसी तरह ये मेंटल हेल्थ इश्यूज भी इलनेसेस हैं। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल सीक हेल्प, गो टू अ गुड जनरल फिजिशियन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात ये कि ये बड़ा क्लियर क्राइटेरिया है, गाइडलाइंस बहुत क्लियरली बताती हैं कि आप माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कैटेगरी में हैं कि नहीं है। एंड देन योर ट्रीटमेंट इज टेलर्ड एज पर दैट and as per your lifestyle. ठीक है। So for if you came to me and you told me, Ruby, I have this problem, I have a pain in my shoulder or I have anxiety, stress, अब मैं कहूँगी for now you have to exercise 7 days a week, आपने 2 घंटे हमें रोज देने हैं, you're going to be like yeah right, मैं कैसे करूँगी ये। तो इसी तरह अगर कोई आता है पेशेंट और मुझे कहता है कि मेरा जिस तरह का लाइफस्टाइल है, I don't think I can do therapy, then I have to consider that as a problem, then I'm like okay then shall we go to medicine। शायद नॉर्मली मैं मेडिसिन में पहले ना जाऊँ in that situation, but अब मुझे सोचना पड़ेगा। ठीक है। ऑनलाइन थेरेपी एक ऑप्शन हो गई है, हम उसके बड़ा फायदा हुआ है, लोगों को भी ऑप्शन देते हैं। अगर मेडिसिन इंडिकेटेड है, अगर क्लियरली क्लिनिकली उसकी नीड है, तो फिर मैं इन माय केस फॉर एग्जांपल मैं पेशेंट को जस्टिफाई करूंगी, मैं उनको बताऊंगी आपका ये स्कोर इतना है, जो कि बहुत क्लियर गाइडलाइंस है, ये आपका ये स्कोर कर रहे हैं, आइडियली इस सिचुएशन में ये रिकमेंड होता है, आपका आगे फैसला करना आपकी मर्जी है। बिल्कुल सही। लेकिन ये कि खुद ही से मेडिसिन जो है वो लेकर अपने आप को इस तरह से डील करना, जैसे डॉक्टर रूबी ने भी बात की है कि पहले तो हमें कोशिश यही करनी है कि एक्सरसाइज सिर्फ हमारी फिजिकल उसके लिए नहीं होती है, हमारी मेंटल जो एक सेटअप है, जो हमारा इमोशनल एंड केमिकल हार्मोन बैलेंस वगैरह एंड स्ट्रेस ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, उनको भी बड़ा मैनेज कर रही होती है, कंट्रोल कर रही होती है। तो एक्चुअली ये हमें वहाँ पे हेल्प कर रही होती है। सो थैंक यू वेरी मच। हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की। आई होप कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल में लेकर आएंगे और उससे फ़ायदा उठाएंगे। और मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए ब्रेक के लिए रुकूंगी यहाँ पे, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।